दोस्तों, ये है ईरान। हमारी दुनिया का एक ऐसा देश कि जिसके लगभग पिछले 500 साल के इतिहास पर अगर आप लोग नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि इसका यह जो नक्शा है यह लगभग पिछले 500 साल से बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है। हालांकि चाहे ऑटोमन्स हो यानी कि सल्तनत उस्मानिया या रशियन एम्पायर हो या फिर दूसरी साइड से ब्रिटिश एम्पायर हो, जो अपने अपने दौर में दुनिया की सुपर पावर हुआ करती थी, इन सभी ने बारी बारी से ईरान को अपने अपने सल्तनत में मिलाने की कोशिश की, लेकिन ये सारी ताकतें हमेशा नाकामयाब साबित हुईं। हालांकि कभी कभी कुछ बदलाव जरूर हुए, लेकिन वह बहुत माइनर और बहुत थोड़े वक्त के लिए थे, वरना रफले ईरान का मैप बिल्कुल ऐसा ही बना रहा। बात सिर्फ 500 साल की ही नहीं है, बल्कि अगर इससे भी पीछे जाएंगे यानी हजारों साल का इतिहास देखेंगे तो उसमें भी 7वीं सदी की शुरुआत में मुसलमानों ने तो इसको फतेह किया था, यानी खिलाफत राशिदा के दौर में। मगर उससे पहले सैकड़ों साल तक ईरान का यह नक्शा बिल्कुल ऐसा ही था। यहाँ पर पर्शियन एम्पायर का राज हुआ करता था कि जिसको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा पाती थी। उस दौर की दूसरी और सबसे बड़ी ताकत यानी कि रोमन एम्पायर हमेशा पर्शिया से जंग तो करता था, इसको डिस्ट्रॉय करने की और इस पर कब्जा करने की कोशिश तो करता था, लेकिन वह भी अपने इस मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाया था। बात करें अब अगर मौजूदा दौर की, तो जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले 1 साल से लगातार इजराइल यह कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से इस मौजूदा चलने वाली जंग में अमेरिका और ईरान को ड्रैग किया जाए और किसी तरीके से वो जंग कि जो इस वक्त फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में है उसको ईरान वर्सेस अमेरिका या फिर ईरान वर्सेस इंटायर वेस्ट बना दिया जाए। मगर जैसा कि हम जानते हैं कि इजराइल की लाख कोशिशों के बावजूद अमेरिका शुरू से ही किसी भी कंडीशन में ईरान के खिलाफ जंग में जाने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा है। और उसकी वजह यही है कि क्योंकि वेस्ट में बैठे हुए एक्सपर्ट्स का आज भी यही मानना है कि ईरान के ऊपर हमला करना, उसके खिलाफ डायरेक्ट जंग छेड़ना एक टेरेबल आइडिया है, एक ऐसा आइडिया कि जो बड़ी ही तेजी के साथ बैकफायर कर सकता है। आसान भाषा में कहूँ तो यह कदम ईरान पर हमला करने वाले को या ईरान को इन्वेड करने वाले को ही बर्बाद कर सकता है। मगर अब सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों है? आखिर क्यों ईरान को जीतना, ईरान को इन्वेड करना लगभग नामुमकिन माना जाता है? क्यों दुनिया के इतिहास की बड़ी बड़ी ताकतें अपनी सारी ताकतें लगाकर भी ईरान पर कंट्रोल नहीं जमा पाती थीं? और आज से सिर्फ 40 से 45 साल पहले इराक के लीडर सद्दाम हुसैन की जब ताकतवर आर्मी ईरान के अंदर घुसी थी तो उसको किस अजीबोगरीब और खतरनाक चीजों का सामना करना पड़ा था। आज के दौर में जब कभी भी हम लोग ईरान की ताकत के बारे में सोचते हैं तो जिन चंद चीजों का ख्याल हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है उनमें एक तो उसके प्रॉक्सीज ग्रुप होते हैं, जैसा कि हिजबुल्ला, हूती या फिर सीरिया, और इराक में मौजूद बाकी तंजीमें जो न सिर्फ आज के दौर में हद से ज़्यादा ताकतवर हो चुकी हैं, बल्कि उनके बारे में यह भी माना जाता है कि जब कभी भी कोई भी दुश्मन ईरान से जंग करेगा तो उसको पहले इनसे लड़ना होगा। इसके अलावा हमारे दिमाग में ईरान की उस ड्रोन टेक्नोलॉजी का ख्याल आता है कि जो न सिर्फ वक्त के साथ ऊपर से ऊपर जा रही है, बल्कि उसने अपने आप को यूक्रेन और रशिया की जंग में साबित भी किया है। या फिर मिसाइल टेक्नोलॉजी की, जिस मामले में ईरान आज के दौर में मिडिल ईस्ट में सुपर पावर माना जाता है। या फिर वो न्यूक्लियर प्रोग्राम की जो आज भी शक के दायरे में है, मतलब किसी को पता ही नहीं है कि वो है भी या फिर नहीं। यकीनी तौर पर इस बात में कोई भी शक नहीं है कि इन सारी चीजों ने ईरान को बहुत ज्यादा ताकतवर बनाया है। लेकिन याद रहे कि इन तमाम चीजों के अलावा यहाँ पर एक और भी ऐसी चीज है कि जिसकी तरफ शायद किसी का ध्यान नहीं जाता है। और वैसे भी हम तो यहाँ पर अभी सैकड़ों बल्कि हजारों साल के इतिहास की बात कर रहे थे। तो ये सारी चीजें तो वो हैं कि जो अभी पिछले कुछ सालों के अंदर ही ईरान को हासिल हुई हैं। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे इन तमाम ताकतों के अलावा ईरान के पास वो कौन सी ताकत है कि जिसकी तरफ आप लोगों का ध्यान नहीं जाता। तो दोस्तों, ईरान की वो बड़ी ताकत छुपी हुई है ईरान की खुद की जमीन में। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि खतरनाक और मुश्किल से भरे हुए पहाड़ों का ये एक लंबा जाल नेचुरली ईरान की हिफाजत करता है। ये पूरा इलाका काफी पथरीला है जिसको क्रॉस करना बहुत ज्यादा मुश्किल माना जाता है। इसका ईरान को कितना ज्यादा फायदा होता है, इस चीज का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1980 में जब सद्दाम हुसैन की इराक की आर्मी ने ईरान के ऊपर हमला किया तो उन लोगों का यह प्लान था कि ईरान जो हमारे सामने अभी बहुत कमजोर है
उसके अंदर हम बड़ी तेजी के साथ घूमते चले जाएंगे और चंद महीनों में ही ज्यादातर ईरान के इलाके पर हमारा कंट्रोल होगा और फिर हम ईरान में आए हुए उस नए इंकलाब को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे कि जिसके ईरान से निकलकर इराक समेत बाकी अरब देशों में फैलने का खतरा अरब के लीडर्स को सता रहा था। लेकिन यह सारा प्लान धरा का धरा रह गया, क्योंकि एक लंबी मुद्दत के बाद भी इराक की फौज इन्हीं पहाड़ों की वजह से ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकी और आखिर में फिर 2-3 साल के बाद तो ऐसा हुआ कि ईरान की फौज ने कम बैक किया और बड़ी तेजी के साथ जो थोड़ा बहुत इराक की फौज अंदर थी उसको भी वापस उन्हीं के इलाकों में धकेल दिया। लेकिन अब यहाँ से ईरान के लिए चैलेंज खड़ा हो गया, क्योंकि जाहिर है जिन पहाड़ों के जाल की वजह से इराक की यह आर्मी ईरान के अंदर नहीं बढ़ पाई थी, उन्हीं पहाड़ों की वजह से अब ईरान की सप्लाई लाइन काफी सुस्त पड़ गई। वजह यही थी कि ईरान की आर्मी को पीछे धकेलते हुए ईरान की आर्मी या तो इन पहाड़ों के पार आ चुकी थी या इन पहाड़ों के एरिया में थी, जबकि उसके ज्यादातर शहर पहाड़ की दूसरी तरफ हैं। तो जंग से जुड़े हुए हथियार या बाकी सामान या फिर खाने पीने की चीजें भी ईरान की आर्मी तक मुश्किल पहुंच पाती थी। नतीजा ये हुआ कि यह जंग सुस्त से सुस्त होती चली गई और 8 साल के बाद जब यह जंग खत्म हुई तो लाखों लोगों की जान तो ले चुकी थी, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि दोनों ही देशों के बॉर्डर बिल्कुल वैसे ही थे जैसे जंग शुरू होने से पहले हुआ करते थे। और ये सब कुछ इसी ज़ैक्रोस माउंटेन रेंज की वजह से हुआ था। अब इस साइड से हटकर अगर आप लोग नॉर्थ की साइड में देखेंगे तो बिल्कुल इसी माउंटेन रेंज की तरह एक और माउंटेन रेंज की जिसको एल्बोर्स के नाम से जाना जाता है वो मौजूद है। ये लंबा पहाड़ी सिलसिला बॉर्डर पर कैस्पियन सी से लगा हुआ है और बिल्कुल ज़ैक्रोस माउंटेन रेंज की तरह यह भी नेचुरली ईरान की हिफाजत करता है। और मजेदार बात तो यह है कि ये दोनों ही पहाड़ी सिलसिले सिर्फ ईरान की हिफाजत ही नहीं करते हैं, बल्कि यह तो नेचुरल रिसोर्स से भी मालामाल है। सोना, चांदी, जिंक और यूरेनियम यहाँ पर भरा पड़ा है। बची कुची कसर उस वक्त पूरी हो गई कि जब 20वीं सदी में पर्शियन गल्फ से लगे हुए ईरान के इस पूरे इलाके में तेल और गैस का खजाना निकल आया। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि पूरी दुनिया के 10% के करीब ऑयल रिजर्व और 15% के करीब नेचुरल गैस के रिजर्व सिर्फ और सिर्फ ईरान के पास मौजूद हैं। बाकी यहाँ पर मौजूद है ईरान का सबसे बड़ा सीपोर्ट मतलब बंदर अब्बास, जो दुनिया के एक सबसे सेंसिटिव चौक पॉइंट के जिसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नाम से जाना जाता है उससे 70 किलोमीटर दूर है। और यही वो चीज़ है कि जिससे आजकल अमेरिका और बाकी वेस्टर्न देशों को सबसे ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर कभी भी किसी की भी ईरान से डायरेक्ट जंग होती है तो वह सबसे पहले इसी इलाके में नाकाबंदी कर देगा। अपनी नेवी मतलब जल सेना के जरिए से समुद्र के इस छोटे से इलाके को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देगा, जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। करे भी क्यों ना, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर देशों में जो भी तेल और गैस जाता है वह इसी छोटे से इलाके से निकल कर जाता है। उसकी वजह यह है कि पर्शियन गल्फ के इस इलाके में सिर्फ ईरान के ही पास तेल और गैस मौजूद नहीं है, बल्कि कतर, कुवैत, यूएई और सऊदी अरबिया ये सारे देश के जो तेल और गैस की दौलत से मालामाल माने जाते हैं, यह सब इधर ही मौजूद है और उनके तेल और गैस की सप्लाई भी इसी छोटे से पॉइंट से होती है। बाकी ईरान के भूगोल पर अगर एक बार फिर से वापस आए तो चलो मान भी लो कि अगर इन दोनों पहाड़ी सिलसिलों को क्रॉस करके कोई अंदर आ भी जाता है तो उसके लिए फिर सबसे बड़ा चैलेंज ईरान के बीचों बीच मौजूद ये दोनों रेगिस्तान होंगे, जिनको दश्ते लूत और दश्ते कबीर के नाम से जाना जाता है। इनमें से यह जो दश्ते लूत है इसको तो दुनिया की सबसे गर्म जगह माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि सन 2005 में यहाँ पर 70 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। तो कुल मिलाकर दुनिया के नक्शे में हम लोगों को ये जो बड़ा सा ईरान नजर आता है, इसकी जमीन अंदर से बहुत सारे चैलेंज से भरी पड़ी है। इसके ज्यादातर शहर दोनों पहाड़ों के बीच में मौजूद हैं, जो इनको बहुत ज्यादा महफूज करते हैं, जबकि बची कुची कसर ये रेगिस्तान पूरी कर देते हैं। यही वो सारे चैलेंजेस हैं कि जिनकी वजह से इतिहास में हमेशा से ही ईरान को इन्वेट करना मतलब इसमें एंटर करना और फिर एंटर कर जाने के बाद भी इस पर कंट्रोल बनाए रखना लगभग नामुमकिन माना जाता है। और अब नए दौर में तो जैसा कि हम शुरू में ही जान चुके हैं कि ईरान ने अपनी ज़मीन से बाहर निकलकर भी अपनी बहुत सारी ताकतें पैदा कर ली हैं, जैसा कि हिजबुल्लाह, हूती या फिर इराक और सीरिया में मौजूद इसकी और भी एक्टिव तंजीमें। और ये सारे वो ताकतवर ग्रुप हैं कि जो ईरान के लिए एक कवर का काम करते हैं।
स्पेशली अगर हूती पर ही नजर डालें तो जिस तरह से ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा है, तो वैसे ही हूतियों का बाबुल मंदेब पर कब्जा है। तो कुल मिलाकर दुनिया के ये दोनों ही सेंसिटिव पॉइंट इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ईरान के ही अंडर में हैं और ईरान इनके जरिए से जब चाहे दुनिया को और स्पेशली वेस्ट को ब्लैकमेल कर सकता है। फिलहाल दोस्तों, इसी के साथ आज की अपनी वीडियो को भी हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर ना सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।